हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 9वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वैश्वीकरण, यानी हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको वैश्वीकरण का मतलब बताता हूँ कि वैश्वीकरण का मतलब है क्या। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के बीच पारस्परिक निर्भरता पैदा होती है और व्यापार देश की सीमा में न रहकर सीमाओं के आर पार किया जाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पूरा विश्व एक छोटे से गांव के रूप में तब्दील हो जाता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं, पूंजी का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो अन्य शब्दों में जब देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क में आती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जो अब हम बात करें कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। वैश्वीकरण का मतलब विश्व का प्रत्येक देश एक छोटे से गांव में तब्दील हो जाता है और जब वो छोटे से गांव में तब्दील हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के संपर्क में आएगा, पूंजी का आदान प्रदान होगा। यानी हम बात कर रहे हैं कि संस्कृति का आदान प्रदान होगा, राजनीति का आदान प्रदान होगा, तो इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के कितने आयाम होते हैं। पहला आयाम राजनीतिक आयाम, दूसरा आर्थिक आयाम, तीसरा सांस्कृतिक आयाम। पूरे विश्व पर अगर देखा जाए तो ये तीन आयाम पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो प्यारे बच्चों, यही टॉपिक हमें पढ़ना है और समझना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो प्रभाव कई तरीके से हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरी जगह पहुंच जाना। जो विश्व है यानी विश्व की बात हम कर रहे हैं, जो विचार है एक दूसरे देशों में पहुंच जाना और वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो कई देशों में पहुंच जाता है, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे वो वस्तु के रूप में क्यों ना हो। तो बेहतर काम की तलाश में किसी भी व्यक्ति को एक से दूसरे या अनेक देशों में जाना पड़ता है, यानी काम की तलाश में। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों में काफी हद तक बदलाव आया है, नए विचारों को अपनाया गया है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश में वस्तु, विचार, पूंजी, व्यक्ति या संस्कृत पहुंच जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। यानी हम बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण उसे कहते हैं जो कि अपनी संस्कृति अनेक देशों में पहुंच जाती है। चाहे वस्तु ले लो, चाहे संस्कृति ले लो, चाहे पूंजी ले लो, चाहे राजनीतिक आयाम ले लो, चाहे आर्थिक आयाम ले लो, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे फैलने लगता है। उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के क्या कारण हैं। प्रौद्योगिकी के कारण विचार, वस्तु, पूंजी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए, जो विचार है, वस्तु है, पूंजी है, एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी इजी तरीके से पहुंचते जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि छपाई तकनीकी विश्व की जो घटनाओं का जो मुद्दा है, असर जो है, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक विश्व में दिखाई देता है। जैसे हम बात करते हैं कि छापा खाना खुलने के बाद अगर देखा जाए तो जितने भी जो न्यूज जो है वो चंद मिनटों में मिल जाता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो ये सब क्या थे, हमारे टेक्नोलॉजी। यानी वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का आज शिकार हो चुका है। चाहे आप फोन ले लीजिएगा, लैपटॉप ले लीजिएगा, कोई भी वस्तु क्यों ना ले लीजिएगा, तो टेक्नोलॉजी ने हमारे व्यवस्थाओं को आसान बना दिया है। पहले अगर देखा जाए तो कठिन था जो जीवन जीना था, लेकिन आज के मौजूदा समय में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी को अपनाने से कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि व्यक्ति का जो श्रम है वो कम हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, यानी हम बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव कैसे दिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि विभिन्न राजनेताओं द्वारा वैश्वीकरण की नीति तैयार करना। यूएनओ यह कई देशों में एक करता है। हम बात करते कि वैश्वीकरण के माध्यम से राज्य की शक्ति में कमी आ गई है। सरकार जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन वैश्वीकरण बाहर की जो कंपनियां हैं, टीएनसी, एमएनसी जो कंपनियां, उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है क्योंकि सरकार को उनसे प्रॉफिट है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO
पूरे विश्व को स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो जो वैश्वीकरण का एक और जो मुद्दा है, जो डब्ल्यू एच ओ है, यानी हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो विश्व के लिए काम करता है, पूरे विश्व के लिए। बड़ी बड़ी जो महामारियां जैसे उत्पन्न हुई है, जैसे हम बात करते हैं कोविड-19, इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां होती है, तो HIV एड्स जैसी बीमारियां होती है, तो इसको रोकथाम करने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे विश्व में कार्य कौन करता है? WHO कार्य करता है। सभी देशों की समस्याओं के लिए ये मिलकर कार्य करता है। कौन करता है? WHO। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा कि राजनीतिक प्रभाव वैश्वीकरण का देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संचार और नई मीडिया से राजनीति जो है ना मजबूत हो गई है। संचार के माध्यम से चंद मिनटों की जो खबरें हैं अब लोगों तक पहुंचते जा रही है, चाहे आप मीडिया क्यों ना ले लें। सरकार के काम करने की शक्ति में कमी आ गई है। तो प्यारे बच्चों, जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि सरकार के जो काम है उनमें भी कमियां आते जा रही है। हम वैश्वीकरण का शिकार होते जा रहे हैं, हम वैश्वीकरण को अपना रहे हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि तो वैश्वीकरण को अपना तो रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति वो चौपट होते जा रही है। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है, किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो बस आप वीडियो पर बने रहें और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहें और समझते रहें। और हाँ, आप अपने कॉपी में यानी नोटबुक में आप इसे लिखते रहें। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की नई टेक्नोलॉजी के कारण देशों का बहुत ज्यादा अत्यधिक विकास हुआ। हम बात कर रहे हैं अल्प विकसित देश, जो हम बात कर रहे हैं एशिया के देश कहलाए, वो अल्प विकसित देश थे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो देश अपने आप को धीरे धीरे विकसित करते जा रहे थे। तो सरकारों ने अपने काम को लोक कल्याणकारी, देखो भाई, सरकार जो है अपना काम अगर करेगी तो लोक कल्याणकारी का मतलब क्या है कि जनता के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी, हर एक प्रकार की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार के पास होती है करने के लिए। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट ले लो, तो यानी वो जनता के लिए कार्य करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी कमियां आ रही है। अगर ठीक तरीके से सरकार नहीं कर पा रही है तो जो बाहर की जो कंपनियां वो अपना हस्तक्षेप कर रही हैं। इसके कारण अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण के कारण, हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण के कारण जितने भी अगर देखा जाए भारत में बेरोजगार जो लोग थे, आज वैश्वीकरण के कारण आज हम अपने भारत में जितने भी बेरोजगार जो लोग हैं ना, उनको काफी हद तक रोजगार मिला है। बाहर की जो कंपनियां होती है वो अपना काम करवाती है। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, लोक कल्याणकारी तो होगा, लेकिन सरकार की कमियां, जो सरकार जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। तो योजनाओं को महत्व देना शुरू कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि बाजार, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। किसने ध्यान देना शुरू कर दिया है? तो वैश्वीकरण ने। वैश्वीकरण अपना राजनीतिक प्रभाव जमा रहा है धीरे धीरे। इससे राज्य की शक्तियों में कमी आते जा रही है, इससे देश की शक्तियों में कमी आते जा रही है। यानी हम बात कर रहे कहीं ना कहीं ये हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे इंटरनल मामले में। तो आपको यही सारी चीजों को याद रखना है कि देश तो विकसित हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए, हम बात करें सरकार अगर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो बाहर की जो कंपनियां आती है, TNC MNC जो कंपनियां आती है, वो देखती है कि भारत में बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है, तो क्यों ना हम इनसे काम करवाते हैं। तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन सरकार सबसे ज्यादा घोटालेबाजी में रहती है। पहले वो अपना पेट भरती है, उसके बाद वो जनता का कार्य करती है। तो आइए बच्चों, बने रहते हैं, वीडियो को देखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो कल्चरल की बात हो रही है। हमने बाहर की संस्कृतियों को अडॉप्ट कर लिया है, अपनी संस्कृतियों को तो लात मार दिया है। जो अपनी जो संस्कृतियां हैं कहीं ना कहीं वो लुप्त होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। खान पान में बदलाव, पहले हम घी खाते थे, आज पता क्या खा रहे? चाउमीन, मोमोज। इन कारणों से हमारे पेट में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अमाशय जैसे जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, यही कारण है। आप कोल्ड ड्रिंक पिए,
चाउमीन खाइए, मोमोज खाइए, आपका जो पाचन क्रिया होता है वो सही तरीके से खाने को पचा नहीं पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हम वैश्वीकरण के शिकार हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि रहन सहन में बदलाव। पहले हम जल्दी सोते थे, अब हम बहुत रात तक जगे रहते हैं, देर रात के बाद सोते हैं। हमको तो समझ नहीं आता कि भाई रात भर क्या करते। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का उनका कार्यक्रम होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करना। किसी को फ्री फायर खेलना होता है, पबजी खेलना होता है, कोई भूत प्रेत वाला यूट्यूब पे देखता रहता है। तो अब जो हमारी जो संस्कृति है धीरे धीरे बदलते जा रही है। पहनावे में हम बात करते हैं, अब ज्यादा लोग धोती को छोड़कर जीन्स पहनते हैं, और जीन्स कूल है भाई। पश्चिम सभ्यता की ओर हमें बढ़ना है, ये बताया जाता है कि पश्चिम सभ्यता की ओर जाना है, विदेशी त्योहारों का प्रचार करना है। पहले के लोग होली मनाते थे, आज वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का हम शिकार होते जा रहे हैं। विदेशी फिल्में देखते हैं हम, रॉक संगीत को पसंद करते हैं हम। महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। वैश्वीकरण के माध्यम से अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, महिलाओं को काफी हद तक राइट्स मिला, अधिकार मिला, उनकी स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। जीवन शैली में बदलाव आया है, रूढ़िवाद का अंत हो चुका है, अंधविश्वास खत्म हो गया है, लेकिन कुछ गांव में बना हुआ है। सांस्कृतिक धरोहर का खत्म होना, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। देखो, हम बात करते हैं जो हमारे देश में धरोहर है। धरोहर का मतलब जैसे लाल किला, स्मारक वगैरह आप सुने होंगे, गए भी होंगे। तो लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, तो ये सब राष्ट्रीय धरोहर है। तो ये हमारे एक संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को और पश्चिमीकरण की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज हम गुलाम बनते जा रहे हैं। अमेरिका जैसा चाहता है वैसा हमें घुमाते जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। मुक्त बाजार व्यवस्था। एक देश दूसरे देश से ओपन व्यापार कर सकता है, खुलकर व्यापार कर सकता है। पूंजी का एक से अधिक देशों में निवेश और पहुंचाना, विश्व व्यापार में इजाफा लाना। देखो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि हर कोई देश जो है कहीं ना कहीं वो कमाने के पर्पज से क्या करता है, वैश्वीकरण को अपना लेता है। तो एक देश दूसरे देश में जाकर वो व्यापार कर सकता है। तो एक देश क्या करेगा, अपनी सीमाओं को खोल देगा। तो दूसरी जो देश, अगर देखा जाए तो दूसरा जो देश है वो भी अपनी सीमाओं को खोल देगा। तो इसमें क्या हुआ कि व्यापार का आदान प्रदान तो होगा, पूंजी का भी आदान प्रदान होगा, वस्तुओं का भी आदान प्रदान होगा, लेकिन राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम धीरे धीरे पूरे विश्व के प्रत्येक देशों में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं वो भारत में आई है, वो अपना प्रॉफिट देखती है। यानी हम बात करें कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है वो कमाने के पर्पज से हमारे भारत आई है। धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश करना, जैसे हम बात करते हैं अमेरिका जैसे देशों ने क्या किया, बहुत सारे विकासशील देशों को कहीं ना कहीं वहां पर उनको अपना चारा बनाया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां खोली भी गई। अमेरिका जैसे देशों के व्यापारिक हमारे देश में निवेश कर रही है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें कि जैसे धनी जो देश है वो विकासशील देशों में अत्यधिक पैसा लगाते हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका जैसा देश है, वो व्यापार को फैलाना चाहता है। अगर देखा जाए तो 193 देशों में कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व दिखता है, उसकी कंपनियां हैं हर जगह। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं ये सिर्फ अपना ही कार्य करवाती हैं। तो इससे क्या है कि राज्य की शक्ति में कमी आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि विकसित देशों की कठोर वीजा नीति। वीजा पासपोर्ट आपने सुना होगा कि एक से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो देश विकसित है वो नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति उनके देश में आकर व्यापार करे। जैसे अमेरिका है, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे अमेरिका है और भारत की कंपनी है,
वैसे तो भारत की सारी जितनी भी कंपनियां हैं तो अमेरिका में है, लेकिन कुछ ऐसी जो कंपनियां हैं वो जानती है, अमेरिका जानता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां आएगी तो मेरा बेड़ा गर्क कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ की स्थिति मजबूत होना, गरीब देशों का पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध को कम कर देना। देखो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड जो बैंक है वो गरीब देशों के लिए मदद करता है, और जो डब्ल्यूटीओ है ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार, यानी हम बात कर रहे हैं कि व्यापार आप किसी भी देश में कर सकते हो, पहले सीमाओं को खोलना पड़ेगा। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी एक फंड देता है। तो कहीं ना कहीं इनकी पूंजी की जो आवाजाही है प्रतिबंध को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे विकासशील जो देश है वो बड़े देशों के साथ व्यापार आसानी तरीके से कर सके। इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़े सेवाओं में बढ़ोतरी। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 1950 में देखा जाए तो इंटरनेट की सुविधा सबसे पहले अमेरिका में आई, धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। अगर देखा जाए तो शक्तिशाली देशों में ही ये सारी सुविधाएं पाई गई थी, उसके बाद धीरे धीरे विकासशील देशों में भी ये पहुंचने लगी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो विकसित देश है वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों से अपना काम निकलवा रहे हैं, वो अपना सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम विकसित देशों के साथ जुड़ते हैं तो विकासशील देशों का भी तो प्रॉफिट होगा, वो भी तो धीरे धीरे विकसित होंगे। तो ये है कारण वैश्वीकरण को अपनाने की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अब हमारा जो चैप्टर होगा स्टार्ट होने वाला है। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहें। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है जनार्दन, रामधारी और सारिका के बारे में, क्योंकि ये तीनों ही वैश्वीकरण के शिकार हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें जानना है जनार्दन के बारे में कि जनार्दन क्या करता है, कौन से ऐसे कार्य करता है। तो जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। देर दोपहर घर से वह काम करने के लिए निकल जाता है, और जैसे ही वह दफ्तर में पहुंचता है तो वह जॉन बन जाता है, एक नई भाषा और एक नए लहजे को अपना लेता है। इस भाषा और इस लहजे का इस्तेमाल वह अपने घर में नहीं करता है। जनार्दन पूरी रात काम करता है, जो असल में उसके ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है, और उसकी छुट्टियां भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मिलती है, यानी अमेरिकन कैलेंडर के हिसाब से, जहां वह काम करता है। तो दूसरी ओर जो कहानी है वो रामधारी की है। रामधारी की 9 साल की एक बेटी है। वह अपनी बेटी को जन्मदिन पर साइकिल देना चाहता है। वह जब बाजार में जाता है तो वह साइकिल को ढूंढने लगता है जिसकी कीमत भी कम हो। वो ऐसी साइकिल चाहता है जिसमें कीमत कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। आखिरकार उसे एक साइकिल मिल जाती है जो चीन के अंदर बनी हुई है और बिक कहाँ रही है, भारत में। रामधारी उस साइकिल को खरीदने का फैसला कर लेता है। इससे पिछले बार भी रामधारी ने अपनी बेटी को जन्मदिन पर उसको बारबी डॉल दी थी, जो कि वो अमेरिका में बनी थी और बिक कहाँ रही थी, भारत में। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी तीसरी कहानी है, इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। सारिका की कहानी। सारिका अपनी परिवार की पढ़ी लिखी पहली महिला है जिसने बहुत ही मेहनत से अपने मेहनत के दम पर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब सारिका के सामने अपना करियर बनाने के लिए और नौकरी करने के लिए मौका होता है। ऐसे मौके के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती, लेकिन सारिका के परिवार वालों में कुछ लोग नौकरी के खिलाफ हैं। पर सारिका नौकरी करने का फैसला ले लेती है क्योंकि वह अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य और अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित करना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पूरी कंप्लीट कहानी। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है उसे भी ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। ये जो 3 कहानियां जो अभी हमने पढ़ी है, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से वैश्वीकरण के साथ जुड़ी हुई है। जनार्दन की कहानी हमें सेवाओं के आदान प्रदान के बारे में बताती है, क्योंकि जनार्दन भारत में रहता है और अमेरिका को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। रामधारी की कहानी हमें वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में बताती है। जैसे रामधारी अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीद कर लाता है, वह साइकिल चीन के अंदर बनी होती है लेकिन बिक कहाँ रही होती है, भारत में।
बारबी डॉल भी वो खरीदता है, लेकिन बन कहाँ रही होती है, वो अमेरिका में बन रही होती है, और बिकती कहाँ है, भारत में। और सारिका की कहानी से विचारों के आदान प्रदान के बारे में और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में हमें पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ तथ्य जो अभी हमने जस्ट पढ़ा। जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो तीनों के ऊपर पड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चे, बने रहे वीडियो को, आराम से आपको सुनना है, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले तो आप सोचो कि भाई वैश्वीकरण क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। वैश्वीकरण विचारों और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वो बहुत तेजी से वैश्वीकरण के सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ते, बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। अगर देखा जाए, वैश्वीकरण को अपनाने से सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेंगे, लेकिन उसके नकारात्मक भी प्रभाव पड़ेंगे। यानी हम बात करें सकारात्मक का मतलब कि लाभ, और नकारात्मक का मतलब होता है नुकसान, यानी हानियां क्या क्या हुई है वैश्वीकरण को अपनाने से। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा टॉपिक, जिसे हमें ध्यान से सुनना और समझना है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, अगर हम कुछ घटनाओं पर ध्यान दें तो इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि फसलों के नष्ट होने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर लेते हैं। इन किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से महंगे बीज खरीदे थे और उन्हें उम्मीद थी कि भाई इस बार जो फसल होगी वो अच्छी होगी। जो बीज की कीमत तो चुका देंगे और अपने लिए कुछ बचा लेंगे, लेकिन फसल चौपट हो जाती है। इसी चिंता में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है, और प्रतियोगिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप के देशों ने क्या करा कि सामने वाला जो छोटी कंपनी है उसको अपने क्या है कि कंपनी में मिला लेते या खरीद लेते, क्योंकि प्रतियोगिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप क्या चाहता है कि भाई बड़ी से बड़ी कंपनियां रहे, हमारे सामने कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी प्रतियोगिता ना हो। जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी के खिलाफ थे। भारत के अंदर भी बहुत सारे खुदरा व्यापारियों को ये डर था कि अगर विदेशी कंपनियों ने भारत में अपनी खुदरा दुकानें खोल ली तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा। तो देखो, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अगर भारत में, देखो पहले तो आपको सुनना होगा कि भाई भारत में इतनी सारी जो कंपनियां हैं, तो जो बाहर की कंपनियों से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो जो बाहरी जो कंपनियां होती है वो खुदरा दुकान होता है, यानी खुदरा दुकानें खोल लेंगे ना तो भारत में काफी हद तक नुकसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटी सी कहानी के तौर पर, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं, जैसे आलू प्याज गाजर मूली सब्जियां बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रोड के किनारे लगाते हैं, और उसी के पीछे एक बहुत बड़ा होलसेलर दुकान अगर लग जाता है कि वहां पे सब्जियां सस्ते दामों पे बेची जाती है, जबकि रेहड़ी वाला जो है वो 20 रुपए किलो आलू सब्जी बेचता है, आलू प्याज बेचता है। और देखा जाए तो पीछे वाला जो सबसे बड़ा स्टॉक जो मार्केट है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि भाई जो खुदरा जो बाजार है उसको वो खत्म करने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा कि भाई क्यों ना ये रेहड़ी पटरी वाले बिजनेस को चौपट कर दिया जाए, यानी वो सीधा सीधा 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचना शुरू करेंगे, जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारत में इस चीज का डर होता है उनके हाथ से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। मुंबई के फिल्म निर्माताओं पर यह आरोप अक्सर लगता रहता है कि उसने हॉलीवुड की फिल्म की कहानी चुराकर अपने नाम से फिल्म बना ली। अक्सर कई बार ये घटनाएं घटती आ रही है कि कहीं ना कहीं हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनके सारे जो कैरेक्टर है वो सब कहीं ना कहीं इंडियन मूवी में स्थापित कर दिया जाता है, और वो हमेशा चुराते रहते हैं। इस तरीके से पश्चिमी कपड़े पहनने वाली छात्राओं को उग्रवादी संगठनों ने अपने बयां के अंदर धमकी दी है कि वह इस तरीके के कपड़े ना पहने। हम बात करते जिस समाज में रहते उस समाज में तड़क भड़क वस्त्र चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि स्त्रियों के ऊपर रोक लगा दिया जाए कि उनको ये अधिकार नहीं है कपड़े पहनने का, लेकिन नहीं, जिस तरीके से हमारा जो समाज ढलते जा रहा है उस तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो इस तरीके की घटनाएं हमें बताती है कि वैश्वीकरण हर मामले में क्या है, सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक भी है। तो प्यारे बच्चों, पहनावा जो एक ऐसा जो चीज है वो कहीं ना कहीं कल्चरल दिखाता है हमारा।
तो हम कहीं ना कहीं बाहर की संस्कृतियों को एडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। अब सबसे पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ जान लेते हैं। आखिर वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण में वस्तु, सेवाओं, पूंजी, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम इसको वैश्वीकरण कहते हैं। और लोगों की आवाजाही भी होती रहती है। वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं। पहला जो आयाम है वो आर्थिक पक्ष पढ़ेंगे, सांस्कृतिक पक्ष पढ़ेंगे और राजनीतिक पक्ष पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक पक्ष के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कि वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर के देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का खुलकर आदान प्रदान होने लगा है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं पर जो प्रतिबंध था अब नहीं है, उसको कम कर दिया गया है, ताकि हर कोई देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके। वह कम हो गया है, जिससे आयात और निर्यात बहुत सरल हो गया है, आसान हो गया है। वैश्वीकरण की वजह से निजी कंपनियों को और ज्यादा बढ़ावा मिला है, यानी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। और वैश्वीकरण की वजह से ही विदेशी उद्योगों को और विदेशी निवेशकों को भी तेजी से बढ़ावा मिला है। यानी एक देश का उद्योगपति दूसरे देश में पैसा लगाकर निवेश करके उद्योग खोल सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण से विकसित देशों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनको विकासशील देशों के अंदर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और बाजार भी मिल जाता है। मिसाल के लिए, अगर कोई विकसित देश अपने देश के अंदर कारोबार करता है और अमेरिका या यूरोप, तो इन देशों को जो अपने वर्करों को या अपने कर्मचारियों को जो सैलरी है वो डॉलर में है, यूरो में देनी पड़ेगी। अब मान लो कि अमेरिका की कंपनी अगर अमेरिका के अंदर कारोबार करती है तो उसे अपने कर्मचारियों को डॉलर में सैलरी देनी पड़ेगी। अगर वह वही कारोबार विकासशील देशों में होगा तो उस देश की करेंसी में सैलरी देनी पड़ेगी। इसलिए बड़े जो विकसित जो देश होते हैं वो विकासशील देशों की ही ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और व्यापार करना शुरू कर देते हैं, यानी वो विकसित देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वह विकासशील देशों के अंदर उद्योग लगाने का फायदा है। इसलिए विकसित देश विकासशील देशों के अंदर अपना कारोबार लगाना चाहते हैं, तो विकसित देशों को सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और बाजार भी मिल जाते हैं। सामान बेचने के लिए विकासशील देशों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इन देशों को रोजगार भी तो मिल जाता है। अगर बाहर की कंपनियां हमारे देश में आती है तो विकासशील देशों को भी काफी हद तक प्रॉफिट होता है। इससे गरीबी दूर करने में बहुत मदद हुई है और वैश्वीकरण की वजह से प्रतियोगिता भी बढ़ गई है। बढ़ी नहीं है, यहाँ पे आपको बढ़ गई है, जिससे कीमतें कम होने लगी है और गुणवत्ता के अंदर भी काफी हद तक सुधार हुआ है। जबकि प्रतियोगिता नहीं थी तो ना तो कीमतें कम होती थी, ना ही गुणवत्ता के अंदर सुधार आता था। जब प्रतियोगिता होगी तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में सुधार तो जरूर आएगा। वैश्वीकरण की वजह से प्रतियोगिता बहुत तेजी से बढ़ने लगी और गुणवत्ता और कीमत दोनों में तेजी से सुधार हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक पक्ष। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष भी है। वैश्वीकरण के तहत अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, तो हमें सांस्कृतिक पक्ष बहुत सारी चीजें बताता है कि वैश्वीकरण की वजह से सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत का भी विस्तार हुआ है।
वैश्वीकरण के जरिए विकसित देश अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे विकासशील देशों की संस्कृति के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज पूरी जो दुनिया है अपनी संस्कृति को छोड़कर अमेरिका की संस्कृतियों को अडॉप्ट करने लगा है, यानी उनकी संस्कृति में वो ढलते जा रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति को काफी हद तक नुकसान हुआ है। जैसे कि दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग पिज्जा खाने लगे हैं, बर्गर खाने लगे हैं, अमेरिका पहनावा जीन्स पहनने लगे हैं। वैश्वीकरण की वजह से संस्कृति भी बढ़ रही है, यानी संस्कृतियों की जो दूरी थी अब वह कम होने लगी है, मिली जुली संस्कृति पैदा होने लगी है। अब हर कोई व्यक्ति सारे त्योहार मनाने लगा है, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस हो। इतने भी दुनिया में जो फेस्टिवल है उन सारे फेस्टिवल को वो अच्छे तरीके से मनाने लगे हैं। जैसा आज पूरी दुनिया में अमेरिका ने जीन्स पहनना सिखा दिया है, लेकिन हमारी संस्कृति भी आज अमेरिका में अपनाई जाती है। जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है आज विश्व के बहुत सारे देशों में अपनाई जा रही है। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जीन्स पैंट की जगह खादी कुर्ता पहनना शुरू कर दिए हैं। हम उनकी संस्कृति को ज्यादा अपना रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। इसलिए उनकी सांस्कृतिक वर्चस्व जो है बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहा है पूरे विश्व में। अब हम जरा वैश्वीकरण को लेकर भारत के नजरिए के बारे में जान लेते हैं। हमारा देश भारत ब्रिटेन का गुलाम था, और जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तब ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल ले जाती थी और तैयार माल भारत में लाकर बेच देते थे, जिससे भारत पिछड़ता जा रहा था। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, यानी हमें आजादी मिली, तो ब्रिटेन की गुलामी से सबक लेते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम खुद विकास करेंगे और विदेश उद्योग के लिए दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि हमने ब्रिटेन के तजुर्बे से, गुलामी के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन भारत का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए और दुनिया के बाकी देश बढ़ते जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश को गुलाम किसने बनाया? ब्रिटेन ने। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे देश की जो सरकार थी उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम बाहर के जो विकसित देश है उनसे कोई उद्योग नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन बाद में 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की बात मानते हुए धीरे धीरे वैश्वीकरण को अपनाया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत ने वैश्वीकरण को कब अपनाया, तो 1991 में अपनाया था वैश्वीकरण को, और हम उसी जगह रह गए। यानी अब हम धीरे धीरे क्या है, और हम उसी जगह रह गए, यानी हम अपने देश तक ही सीमित रहे और दुनिया के साथ नहीं बदल पाए। जैसे दुनिया तरक्की करते हुए आगे बढ़ गई, दुनिया हवाई जहाज उड़ाने लगी, हम कबूतर उड़ाने में लगे हुए थे। दुनिया बंदूक चलाने लगी और हम तलवार और लाठियां चलाने में व्यस्त हो गए। तो फिर भारत ने 1991 में फैसला लिया कि हमें भी वैश्वीकरण को अपनाना चाहिए, कि भारत का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया, दरवाजा खोलने पड़ेंगे। तो इतने में अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि सरकार का ऐलान आया, यानी सरकारों ने निर्णय ले लिया कि भाई कि दरवाजे खोलने पड़ेंगे, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, उनके साथ व्यापार करना पड़ेगा। इसलिए बाद में देखा जाए तो 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। किसकी बात को मानकर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को मानकर अपनाया गया था। 1991 में एलपीजी, नई आर्थिक नीति। इन नई नीतियों के अंदर 3 अलग अलग नीतियों को शामिल किया गया था। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से इसको सुनना, समझ आ जाएगा, जिन्हें हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। एक का नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो तीनों को हमें अच्छे से समझना है और ये इनके कार्य क्या थे।
इस तरीके से भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपना लिया। भारत कई कारणों से वैश्वीकरण का समर्थन करता रहा है। वैश्वीकरण के जरिए तीसरी दुनिया के औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ावा मिला है और वैश्वीकरण के जरिए विकसित देशों के लाभ का फायदा विकासशील देशों को भी मिल सकता है। वैश्वीकरण के जरिए विकासशील देशों में रोजगार को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। गरीबी दूर हो गई है और वैश्वीकरण की वजह से प्रतियोगिता भी बढ़ गई है। चीजें ज्यादा बनने लगी है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से कम हुई है और गरीबी में भी तेजी से कमी आई। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि वैश्वीकरण की आलोचना यानी वामपंथियों द्वारा पढ़ना है और दक्षिणपंथी द्वारा पढ़ना है। तो उससे पहले मैं आपको वामपंथी और दक्षिणपंथी के बारे में बता दूं। वामपंथी क्या है? वामपंथ वास्तव में एक विचार है जो समानता और शोषण मुक्त समाज की कल्पना पर आधारित है। इस विचार को मानने वाले राजनीतिक दल के सामाजिक समानता यानी हम बात करें समता और समाजवाद का समर्थन करते हैं। और वामपंथ की तरह ही दक्षिणपंथ भी राजनीति की एक विचारधारा है। यह विचारधारा वामपंथ के ठीक उल्टा है यानी विपरीत है। यह समाज के ऐतिहासिक रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सामाजिक वर्गीकरण और धार्मिक पहचान को सदैव रखना चाहते हैं। दक्षिणपंथ अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते। दक्षिणपंथ धर्म को शासन का आधार मानते हैं। दक्षिणपंथ विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक पार्टियां सामाजिक असमानता, शोषण और शोषित को प्राकृतिक और समाज के लिए अनिवार्य मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा वामपंथ और दक्षिणपंथ में अंतर। आप इसे स्टॉप करके आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वहां पे हमें ध्यान से इसे सुनना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के तहत वामपंथी और दक्षिणपंथी की विचारधारा आलोचकों का क्या तर्क था। वैश्वीकरण को अपनाने से बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन आज दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर वैश्वीकरण की आलोचना भी की जाती है। भारत के अंदर वैश्वीकरण की आलोचना दो तरीके से की गई है। दो तरह के लोग हैं, जैसे हम बात करते हैं दक्षिणपंथी, वामपंथी, जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, और वामपंथी जो साम्यवाद का समर्थन करते हैं। तो दक्षिणपंथी लोग वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं और भारत के अंदर बहुत सारी समाज सेवाएं संस्थाएं हैं जो दक्षिणपंथी दल है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क। टीवी चैनलों पर विदेशी प्रोग्राम दिखाने के ये खिलाफ है, क्योंकि अगर देखा जाए हम अपनी संस्कृति में रहते हैं और बाहर के प्रोग्राम को दिखाया जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी संस्कृतियों को एडॉप्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए खतरा है। इसलिए हमारे भारत सरकार ने इस पर रोक लगाया, कहा कि हमें अपने ही प्रोग्राम को दिखाना चाहिए, बाहर के विदेशी प्रोग्राम को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि भाई इससे ये पता चल रहा है कि उन देशों की यानी विकसित देशों की संस्कृतियों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और कभी कभी संचार के साधनों से ऐसे दृश्य भी दिखाते हैं जिन्हें भारत के अंदर अश्लील समझा जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम बाहर की सारी चीजों को अपना लेते हैं, उनके टेलीविजन के चैनलों को अपना लेते हैं, उनके प्रोग्राम को भी अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो दृश्य हैं जो भारत के अंदर अश्लील रूप से समझा जाता है, इसलिए उसको बैन कर दिया जाता है। तो वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं कि भाई मेरा जो है वो सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वो पूरे देश में फैले। भले ही हमारी संस्कृति धीरे धीरे खतरे में पड़ जाए या खत्म हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी पश्चिमी संस्कृति को अपनाएंगे और धीरे धीरे आगे जिएंगे। और भारतीय संस्कृति बहुत बुरी होते जा रही है धीरे धीरे करके, और सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे दक्षिणपंथी दल और वैश्वीकरण के खिलाफ हैं। जो दक्षिण पंथ वाले जो लोग हैं वो किसके खिलाफ है? वैश्वीकरण के खिलाफ। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वामपंथी विचारधारा के समर्थक शुरू से ही वैश्वीकरण के खिलाफ हैं।
उनका ये कहना है कि वैश्वीकरण से फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। और वैश्वीकरण के कारण अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों और किसानों को, मजदूरों को वैश्वीकरण का बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। छोटे छोटे उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और प्रतियोगिता बढ़ने की वजह से मजदूरों के शोषण में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए वामपंथी विचारधारा के समर्थक शुरू से ही वैश्वीकरण के खिलाफ हैं। अब वैश्वीकरण के फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो क्या करें? वैश्वीकरण को अपनाएं या ना अपनाएं? अगर अपनाते हैं तो दिक्कत, ना अपनाएं तो दिक्कत। क्योंकि अगर हम वैश्वीकरण को नहीं अपनाते तो दुनिया तरक्की करके आगे बढ़ जाएगी, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाहर की बुराइयां हैं, अगर हम वैश्वीकरण को अपनाते तो बाहर की बुराइयों को भी अपना रहे हैं हम, वह हमारे देश के अंदर आ जाएगी। हमें जरूरत है एक ऐसे चौकीदार की जो गेट पर खड़ा होकर अच्छाइयों को तो अंदर आने दे और बुराइयों को बाहर कर दे। ऐसा हो सकता है क्या प्यार बच्चों? यानी हमें अपने देश के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वैश्वीकरण के जरिए जो अच्छी अच्छी चीजें उनको खींच लो, हाथ डालो पकड़ के खींच लो, उनको देश के अंदर लाया जाए और देश की तरक्की की जाए, और जो बुरी चीजें उनको बाहर धकेल दिया जाए या रोक दिया जाए। इस तरीके से नीतियां बनाई जाएगी तो हम वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टॉपिक जो हमने आज इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। तो आप अपने नोटबुक में इसे लिखिए और लिखने के बाद 1 से 2 बार इसे पढ़िए, और प्लीज लाइक शेयर कमेंट इसे जरूर कीजिए और मुझे बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।